प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। अगर आप कक्षा 10 में आ गए हैं और गणित की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग ले लूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप मेरे चैनल पे आइए, आपको ऑफलाइन कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा गणित मैं पढ़ाऊँगा और बहुत ही अच्छी तरीके से, और बीच बीच में इसकी कई शॉर्ट ट्रिकें भी बताऊंगा। आज के ये सवाल हैं, इनमें भी आपको एससीएफ की बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ मैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा, समझिएगा। पहला सवाल फिर वही है जो पहला सवाल था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या होते हैं। 12 के गुणनखंड करिए तो 4 तिया 12 होते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12। 15 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो आपको पता होगा 3 पचे 15 होता है। और 21 का गुणा करिए तो 21 3 सत्ते 21 होता है। तो अगर आप इसमें एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर जो सभी में मिल रहा है गुणनखंड, वही आपका एचसीएफ हो गया 3। अब एचसीएफ के बाद आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। अब एलसीएम हमने बताया था कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं जो कॉमन गुणनखंड है उसको लिख लो, फिर जो छूट गया है 2 छूट गए 2 बार, 5 छूट गया 1 बार और 7 छूट गया। 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 हो गया। अब देखो गुणा कैसे करेंगे। तब 6 का गुणा 7 में कर लो, 6 सत्ते 42, 1 जीरो है तो 420 आंसर है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट, तीसरा सवाल का पहला पार्ट। अब दूसरा सवाल देखिए, 17, 23, 29। ये आपके 1 नंबर में भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याएं या 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। देखो इनका पता है कि 17 का गुणनखंड केवल 17 एकम 17 होता है। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका एक और स्वयं संख्या गुणनखंड होता है। ये तो मैंने आपको शुरू का जो वीडियो था पहला इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें संख्याओं को मैंने आपको बताया था, वही बात इसमें अप्लाई होती है। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों? क्योंकि केवल 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 को छोड़ो वो तो रहेगा। 23 इनका सबका गुणा कर लो, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34 और 5 39। इसमें 29 से गुणा कर दो। 29 से गुणा करोगे तो 29 से गुणा कर देना तो 11,339 इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है, इसमें देखो 8 का गुणनखंड करो तो 2 दूना 4 दूना 8 ये मिलेगा। 9 का गुणनखंड करो तो 3 तिया 9 और 25 का गुणनखंड करो 5 25। कोई कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सबका गुणा करना पड़ेगा। तो 8 और 9 का गुणा कर लो, 8 ने 72 और गुणे 25, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, 5 180, 1800 आंसर हो जाएगा। अब एक ट्रिक बताए देता हूँ मैं आपको, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बीच बीच में ट्रिक भी बताता रहूँगा। 12, 15, 21। तो जब भी किसी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो 2 नज़दीकी संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लो। इनका अंतर कितना है, 3। तो 3 के फैक्टर 1 गुणे 3 होंगे। तो 1 तो इसमें 1 में तो चला ही जाएगा 3। तो ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या है कि एचसीएफ क्या होता है, 2 नज़दीकी संख्याओं का अंतर का गुणनखंड।
उनका अंतर या तो एचसीएफ हो जाएगा या उनका गुणनखंड हो जाएगा। आप कहेंगे इसमें 17, 23, 29 इनमें सबका अंतर 6 है, इसका भी अंतर 6 है, लेकिन इसके 6 के गुणनखंड करोगे 6 एकम 6 या 3 दूनी 6 ऐसे होगा फैक्टर। तो ना तो 3 से भाग जाएगा, ना 2 से भाग जाएगा, ना 6 से भाग जाएगा। किससे भाग जाएगा? केवल 1 से। वो तो देखे कि पता चल रहा है कि कितना होगा। और जैसे 8 और 9 और 25 तो इनकी दो क्रमागत ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन इनका अंतर 1 है तो इनका एचसीएफ 1 हो गया। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। सवाल नंबर 4 जो आपका है 306, 657 एचसीएफ, फिर ब्रैकेट में ये संख्याएं लिखी। इसका मतलब है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, जब एचसीएफ एलसीएम ये सब दिया जाए तो सूत्र आपने पढ़ा था कि संख्याओं का गुणनफल। क्या पढ़ा बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम। जब दो संख्याएं होंगी, ये तो सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम जब ज्ञात करना है तो उसके गुणे में एचसीएफ है, तो ये आ जाएगा इसके नीचे। किसके नीचे? संख्याओं के गुणनफल के। संख्याओं का गुणनफल और बट्टे एचसीएफ। अब संख्याएं क्या थी? 306, 657, इनका गुणा कर दो। और एचसीएफ कितना है? 9। 9 से काट दो, 9 तिया 27, 3 बचा और 9 चौक 36। 34 गुणे 657 हो गया। 34 में 657 का गुणा कर लो। गुणा करेंगे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26। फिर 3 से गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21, 3 छे 15, 2 17, 3 छक 18, 1 19। 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 9 2 11 1 12। तो इसका आंसर कितना आएगा? 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना सरल सवाल ये है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि लास्ट में 0 आ सकता है क्या, ये पूछ रहा है 6 की पावर n में। तो आप ये तो जानते होंगे कि किसी संख्या के लास्ट में 0 तभी आता है जब उस संख्या के गुणनखंड 2 और 5 हो। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आवे, तब 5 दूना 10 होके ये क्या होगा? 0 नीचे आएगा। ये तो आप समझते हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो अभी जान लीजिए कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों आवे। तो ऐसा है नहीं। तो बस यही इसमें लिखना है कि संख्या 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगी यदि वह क्या हो? 5 से विभाजित हो जाए। भाई 5 से विभाजिता का नियम भी यही है कि उसके लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। तो 0 तभी आएगा जब 5 से वह कटेगी, 5 से विभाजित होगी। लेकिन 6 की पावर n में क्या होगा? 2 गुणा 3 की पावर n होगा, यानी कि 2 आएगा और 3 आएगा। परंतु यहाँ लिख दो 6 की पावर n में 5 कोई गुणनखंड नहीं
है, कोई गुणनखंड 5 तो है नहीं इसमें। तो जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय वो कहती है कि अगर किसी संख्या के गुणनखंड हम करें तो वो क्या होता है, क्रम के अलावा अद्वितीय होते हैं। ऐसा तो है नहीं, तो इसमें 3 और 2 लिख सकते हो या 2 गुणे 3 लिख सकते हो। तो में 5 कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए क्या करोगे, इसलिए 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही लिखना है आपको।